पाक भारत जो तनाज़ा हुआ उसमें चाइनीज क्या सोच रहे हैं सर? वो शख्स जिससे मैं सब्जी खरीदा करता था चाइना में, उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे भाई तुम्हें फतह मुबारक हो। पाकिस्तानियों को देख के नारा लगाते हैं, वो हाथ से यूं करके एक त्यारा बनाते हैं और फिर कहते हैं बातिए चूंचिए। चाइना के ऊपर करप्शन है। वो शख्स जिसको आप करप्शन के इल्जाम में पकड़ लें तो उसको कैपिटल सेंटेंस मिलती है, सजाए मौत, और उसके लिए जो गोली है उसके पैसे उसके वरोसा से लिए जाते हैं। ये 80s तक पाकिस्तान चीन की मदद किया करता था। हर मिशन में कोई ना कोई पाकिस्तानी चीज जाती है, पाकिस्तान का परचम वहां पहुंचता है, पाकिस्तान के चावल वहां तक पहुंचते हैं। पाकिस्तान को वो कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ते। अमेरिका जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, चीन की मसनूआत के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। ये जो विक्टर गाओ हैं जो भारत में जिन्होंने डंके बज रहे हैं, ये हैं कौन? चीनी सदर के इंतहाई मोतमद साथियों में इनका शुमार होता है। जो पाकिस्तानियों के लिए पूरे चीन में एक इस्तिलाह है बातिए, इसका मतलब है आयरन ब्रदर। थोड़ा बताइएगा चाइनीज मुआशरा कैसा है? डिसिप्लिन उनकी पहली खूबी है कि पूरी चीनी कौम जो है वो नज़्म ज़ब्त के साथ रहती है। चीनी मुआशरे में जिनसी बेरारवी भी देखी आपने? नाइट क्लब्स हैं, वहाँ पे बार्स हैं, लेकिन बेहयाई और इसके दरमियान एक जो बारीक लाइन है उसको वो समझते हैं। तारिक खान साहब, आपको चैलेंज दिया जाता है कि आपके पास 20 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे आप जाएं, अपने आप को छुपा लें। जब आप आवाज़ दे देंगे कि जनाब माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, 6 मिनट्स के बाद आपको कहेंगे हेलो मिस्टर तारिक, वी आर हियर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और हालात ये हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी कशमकश है कि उसमें एक मुल्क का जो जिक्र है उसके बगैर ये सारी गुफ्तगू कोई मुकम्मल नहीं हो रही, और उस मुल्क का नाम है चीन। अब चीन को अंडरस्टैंड करने के लिए चाइनीज़ में तो हम समझने से कासर रहे, फिर हमने ढूंढा अपने हल्का अहबाब में किसी ऐसी शख्सियत को ढूंढने की कोशिश की जिसने चीन में बाकायदा चीन में वक्त गुजारा हो, चीनियों के साथ काम किया हो, चीनी दिमाग को समझने की कोशिश की हो, चीनी समाज को समझने की कोशिश की हो, सकाफत को समझने की कोशिश की हो, और उनका जो थॉट प्रोसेस है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, और इस सारे मामलात से ज़्यादा वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखते हैं। उनका एक ख़ास मुताला है। एक 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 कोहनामश सहाफ़ी हैं, जर्मन नशरियाती इदारों में काम कर चुके हैं, चाइनीज़ नशरियाती इदारों में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में नशरियाती इदारों के साथ वाबस्ता हैं। ज़ुबैर बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि सर आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए यहाँ मदऊ किया, और जब चीन की बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया तो मैं ज़्यादा ओवरवेल्म्ड अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ज़ुबैर साहब, तो चीन 6 साल रह के आए हैं और भरपूर 6 साल रह के आए हैं, तो मेरा, और रिसेंटली रह के आए हैं, तो मैं ना इनसे अक्सर गाहे मुलाकात में इनसे पूछता भी रहता था कि सर ये वहाँ की वो क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है। फिर ये जो हालिया ये जो सारा इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ उसमें तो चीज़ें उभर के सामने आ गई। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि चीन कितना अरसा रहे और वहाँ आप करते क्या थे? जी, जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान और चीन जो हैं इस वक्त आजकल हमें ज़्यादा क्लोज टाइज़ में नज़र आ रहे हैं, तो मेरा जो अरसा क़याम था वो 6 साल था, और वहाँ पे चाइना मीडिया ग्रुप की उर्दू सर्विस में मैंने वक्त गुजारा। चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है उसके साथ एक तवील अरसा मेरी रफ़ाकत रही। हमने उर्दू सर्विस को वहाँ पे ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया, मजबूत किया, बल्कि पंजाबी सर्विस भी शुरू की। ये बताएं ज़ुबैर बशीर साहब, ये जो हालिया जो तनाज़ा हुआ, पाक भारत जो तनाज़ा हुआ, उसमें चाइनीज़ क्या सोच रहे हैं सर? चाइनीज़ अवाम जो है, आपको तो राब्ता है, आप मुझे बता रहे थे कि भाईजान आपको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे आप इतनी सेलिब्रेशन नहीं मना रहे जितनी चाइनीज़ मना रहे हैं। तारिक साहब, अभी ये सारा ना प्रोसेस ऑन गोइंग था, अब हमें भी चीज़ों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो वो शख्स जिससे मैं सब्ज़ी ख़रीदा करता था चाइना में, क्योंकि चाइना का वक्त हमसे 3 घंटे आगे है, तो वो हमसे पहले उठ चुके थे, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे भाई तुम्हें फतह मुबारक हो, सब्ज़ी जिससे मैं ख़रीदता था। वाह फिर वाह इसी वाह तरह वाह। आम चीनी दोस्त जिनके साथ हम रोज़ाना उठते बैठते थे, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, अपने दफ्तर के कुलीग्स की बात नहीं कर रहा, वो जिनसे हम गली में मिला करते थे, फल लिया करते थे, कटिंग करवाया करते थे, उन्होंने पाकिस्तान की इस फतह को शानदार अल्फाज में ना सिर्फ हम तक पहुँचाया बल्कि खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या आपने कहा एक सब्ज़ी फ़रोश ने जी, ज़ुबैर बशीर को याद रखा और उसको मैसेज किया कि तुम्हें फतह मुबारक हो? बिल्कुल, यानी कि आप वो, अपनी स्क्रीन पे भी ये देख सकते यानी हैं। कि यार उसको आप याद रहे ना, ये छोटी बात नहीं है। जी, बिल्कुल। एक सब्ज़ी फ़रोश को ज़ुबैर बशीर याद रहा, उसको मैसेज करना याद रहा कि तुम्हें तुम्हारी फतह मुबारक हो। तारिक, जब मैं चाइना पहुंचा हमें वेलकम बहुत से लोगों ने किया, लेकिन जब हम चाइना छोड़ रहे थे तो आंसुओं के साथ चीनियों ने हमें वहां से रुखसत किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं उनकी पाकिस्तान
और पाकिस्तानियों से मोहब्बत का क्या आलम होगा। तो आपको तो वो कह रहे थे कि चाइनीज़ नेशनलिटी भी ले लें, आपने क्यों नहीं ली? बिल्कुल, नेशनैलिटी तो उस सेंस में नहीं होती, वो अपना परमानेंट रेज़िडेंट कार्ड वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन अपने वतन आना था, अपने वतन में भी हमने काम करना था और ये फ़तह के जो लम्हात थे, अपनी कौम के साथ शायद सेलिब्रेट करने थे। अच्छा, मुझे 2-3 मैं आऊँगा, ग्रेजुअली आपके साथ आऊँगा। जी, बिल्कुल। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा ज़ुबैर बशीर साहब कि ये जो विक्टर गाओ हैं, प्रोफ़ेसर विक्टर गाओ, जो चाइनीज़ थिंक टैंक के शख्स हैं और जिन्होंने भारतीय मीडिया पे बैठ के कहा कि पाकिस्तान इज़ आयरन क्लैड ब्रदर ऑफ चाइना। उन्होंने कहा जी ये आप मत सोचिएगा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई हर्फ आएगा तो चीन उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। उसने खुले बुंदों ये बात की और भारत में एक हंगामा मच गया और दुनिया में एक तहलका मच गया कि भाई ये चाइनीज़ तो थ्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट कि भाई पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हम इंटरवीन कर जाएंगे। ये बताइएगा कि ये जो विक्टर गाओ हैं जो भारत में जिन्होंने डंके बज रहे हैं, ये हैं कौन? देखिए, ये चीनी सदर का एक थिंक टैंक अपना है, जो उनके इंतहाई करीब दोस्त हैं पार्टी के और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी एकेडेमिया के जो लोग हैं, ये उनमें शामिल हैं और चीनी सदर के इंतहाई मोतमद साथियों में इनका शुमार होता है। और चीन का कोई भी शख्स जब मीडिया पे आके कोई बात करता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो बात उसकी नहीं है, वो पूरी अच्छा। चीनी कौम की बात है और वो चीनी पॉलिसी है। इसीलिए आपको चीनी मीडिया पे कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे, जो भी बात करेंगे, तो फिर वो एक वाज़ेह मैसेज होता है कि वो रियासत की तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई वो शी जिनपिंग का बयान था, बिल्कुल ऐसे, वो विक्टर गाओ का बयान नहीं था। बिल्कुल विक्टर गाओ ऐसे ये खुद अपने से ये बयान नहीं दे सकता नहीं वहाँ दे पे। सकते। और आप कह रहे हैं कि वो जो चीनी सदर हैं, उनके बड़े मोतमिद हास हैं जी, बिल्कुल, और उनका ये बयान जो है वो चीनी सदर का बयान है। ऐसे ही। ये बताइएगा मैंने आपसे भी कोशिश की कि आपसे मैं कोशिश करूँ कोई चाइना से कुछ लोग आप हमें मैंने विक्टर गाओ की कोशिश की थी जी, दरअसल बिल्कुल ऐसे, कि बिल्कुल आप आपने हमें कहा। उनका वक्त लेके दें। फिर आपने कहा कि वो एक पूरा प्रोसेस है, उनकी वजारत ख़ारजा इजाज़त देगी, फिर उसके बाद ये मुमकिन होता है कि वो आके इंटरनेशनल मीडिया पे आके गुफ्तगू करें। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम वो पाकिस्तानियों के बारे में ये राय रखते हैं तो इंडियन मीडिया पे जब उन्होंने अपीयर हुए हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी वजारत ख़ारजा ने अप्रूवल ना दी हो बिल्कुल ऐसे ही है, और वो परमिशन दे रहा भारतीय है। मीडिया पे गए हों। यानी भारतीय मीडिया पे चाइनीज़ ने एक दानिस्ता एक एफर्ट करके उनको भेजा और एक कि भाई ये जो हम ना इस तरह खड़े हैं, सफ़े वाज़े हैं। ये मुझे बताइएगा, ये मीम्स बड़ी बनी हैं, लोगों को तो चाइनीज़ कौम की ह्यूमर का ही नहीं पता सर। वो जो नाचे हैं, चाइनीज़ नाचे बिल्कुल, हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहता लोगों को पता ही नहीं था कि भाईजान ये चीनी इन्ना शुगर लाने सर उन्होंने जुगता मारियां सर प्रॉपर। अभी जो वहाँ पे चीनी फैमिलीज़ जिनके साथ हमारा अब भी राब्ता है, वो तो एक तरफ रहे। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो बताते हैं, हमें वो कहते हैं बाथिए। जो पाकिस्तानियों के लिए पूरे चीन में एक इस्तिलाह है बाथिए। इसका मतलब है आयरन ब्रदर। अच्छा। जी, लोहे जैसा भाई। और अब वो जो पाकिस्तानियों को देख के नारा लगाते हैं, वो हाथ से यूँ करके एक त्यारा बनाते हैं और फिर कहते हैं बाथिए चूंचिए, यानी पाकिस्तानी तैयारा। ओए तो होए ये होए जनाब, और होए होए इंडियंस होए। को वहाँ पे इस वक़्त जो है ना रुकना, वहाँ रहना और अपनी शनाख्त बयान करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ज़ुबैर बशीर साहब जिस वेले पाकिस्तान ते अटैक हो रहे थे ना सर, तो मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं पढ़ रहा था। मैं ना आपको बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या हुई। हत्ता कि मैं पढ़ रहा हूँ और मुस्तरब हो रहा हूँ, इज़्तिराब में था। तो मेरी वाइफ़ ना बैठी गुफ्तगू कर रहे थे कोई। मैनू समझ नहीं आई ज़ुबैर साहब। मैं क्या आपको ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान पे हमला हो गया है? ये तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं यार, पाकिस्तान में हमला हो गया है, इससे बड़ी भी कोई बात है कि पाकिस्तान में हमला हो गया। तो ये बताएं कि जिस वक्त आप उठे सुबह। नहीं जनाब, मैं तो सुबह तक तो गया ही नहीं ना। अच्छा। ये तकरीबन 1:20 पे हाँ, मेरी हमला हो गया था। हमला हो गया। हाँ। तो मेरी बेटी ने 1:22 या 23 पे कहीं देखा उन्होंने, तो उसने मुझे कहा कि पापा इस तरह का वाक़या हुआ है। तो आप यकीन मानिए कि मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली कूद गई, वही आपकी वाली कैफियत। तो मैंने पहले गाड़ी की तरफ देखा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं भी रास्ते ब्लॉक हूँ। मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी और मैं अपने इदारे रेडियो पाकिस्तान लाहौर पहुँचा। बाहर की लाइट्स बंद करवाई और हमने बराह रास्त नशरियात का आगाज़ कर दिया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त तक सब माइक बंद हो चुके होते हैं। और सुबह 6 बजे तक हमने ये नशरियात जारी रखी और उस पर फिर डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से हमें दरमियान में रहनुमाई भी मिलती रही। और पूरा पाकिस्तान जो साउंड वेव्स पे था, वो हमारे साथ लिंक हो गया। तमाम FM, तमाम मीडियम वेव और तमाम नशरियाती इदारे। अब हम आपसे ना समझने की कोशिश करेंगे, इसको ग्रेजुअली लेकर चलते जी हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो मौजू है ना असल,
वो चीन है और ये पाक भारत तनाज़ा है। मुझे ये बताइएगा ज़ुबैर बशीर साहब कि ये जो सारा वाक़या हुआ वहाँ पे इतनी देर रहे, आप कहते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो खुशी से झूम रहे हैं और हमने महसूस भी किया। लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि चाइनीज़ का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तेज़ है। तो हम तो हैरान हो गए हैं सर, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। देखिए चीनी संजीदगी में अगर आप देखें तो वो संजीदगी में भी वो अपना सानी नहीं रखते। अच्छा, अगर आपके साथ बैठे हैं, काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये रोबोट्स हैं। अच्छा। लेकिन जब वो एन्जॉय करने पे आते हैं तो ये मीम्स का एक सिलसिला है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। वो मारखोर की मुख्तलिफ वीडियोज़ वो बना रहे हैं कि पांडा और मारखोर मिलकर किस तरह हाथी की दौड़ लगवा रहे हैं। अच्छा। यानी इस हद तक, फिर फ्रांस की, फिर अमेरिका की, तो छोड़ उनके बच्चे, हुँ। उनके बड़े लोग, हर लेवल पे लोग इसको एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जो चाइनीज़ सोसाइटी है, वो कैसी सोसाइटी है सर? चाइनीज़ सोसाइटी के बारे में बताइएगा सर। वो अच्छा कैसे लोग हैं चाइनीज़? अच्छा, चीनियों के बारे में ना हम नेबर भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन बहुत कम हमारे यहाँ उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। चीन में जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और न्यूक्लियस जो है वो माँ-बाप हैं फैमिली का, और बल्कि उससे भी आगे बढ़ के दादा-दादी, नाना-नानी, और वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर सोसाइटी को हम एक ख़ानदान के तौर पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं कि फैमिली सेंटर्ड सोसाइटी है। सब आपस में जुड़े हुए हैं। नहीं, ये अभी भी वन चाइना जी, बिल्कुल। अभी तो ख़ैर 3 की इजाज़त हो चुकी है, अच्छा, लेकिन जो वो भी अभी रिसेंट 2022 में ये इजाज़त मिली है। लेकिन आप अगर कि इनका आप लोगों को समझा दें ना वन चाइना पॉलिसी से कि वन चाइल्ड पॉलिसी से मुराद क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी ये थी कि माओ ज़ेतुंग के दौर में जब देखा गया कि चीन की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो फिर हर जोड़े को ये इजाज़त दी गई कि वो सिर्फ़ एक बच्चा ओन कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो फैमिली जो है वो नहीं होगी। तो एक तवील अरसे तक ये चलता रहा, लेकिन अब आके 2020 के बाद से ये स्टडीज़ आई कि चाइना की आबादी उस रेशो से नहीं बढ़ रही। तो फिर 2 बच्चों की इजाज़त दी गई, फिर अब 3 बच्चों की भी इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, वहाँ जो चाइनीज़ हैं, हम ना लोगों को अंडरस्टैंड पाकिस्तानी को अंडरस्टैंड करते हैं कि चाइनीज़ सोचते कैसे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये बताइएगा, जो चाइनीज़ मुआशरा है, उसमें आपने आपने कहा कि 3 बच्चों की इजाज़त है। गवर्नमेंट की तरफ से चाइना में जो रहने वाले लोग हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हुकूमत उनका साथ कैसे देती है? देखिए, उसमें चीन में एक गुर्बत के ख़िलाफ़ मुहिम चली थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो पायदार तरक्याती अहदाफ़ 2030 के लिए हैं, उनमें एक था कि दुनिया में से गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। तो अवामी जमहूरियत चीन वो पहला मुल्क था जिसने 2019 में गुर्बत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। और इसमें चीन में अब कोई गरीब नहीं है। इसकी डेफ़िनेशन ये है कि हर वो शख़्स जिसको 2500 चाइनीज़ युआन की इनकम हो रही है, तो वो गरीब नहीं है। तो चीन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी इनकम इससे कम हो। पाकिस्तानी कितने बनेंगे? पाकिस्तानी आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख पाक रुपीज़। अच्छा। तो ये मिनिमम एक चाइनीज़ की इनकम है, और चूँकि मियाँ बीवी भी काम करते हैं, आगे उनके फादर एंड मदर की पेंशन आती है, तो एक ख़ानदान की जो आप इनकम कह सकते हैं वो पाकिस्तानी 5 लाख रुपए के आस-पास है। अच्छा, फिर जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं ही नहीं, वहाँ पे जो गुर्बत की डेफ़िनेशन है उसमें कि आपके पास घर हो, आपको तालीम की सहूलत हासिल हो, आपके पास सेहत की जो बेहतरीन सहूलत है उस तक एक्सेस हो, तो हर चीनी को अब ये रसाई हासिल है। हाँ, वो अच्छा, बीजिंग में रहता है या वो सिंकियांग के किसी दूर अफ्तादा गाँव में। अच्छा। जी, बिल्कुल ये। मुझे ये बताइएगा कि जो जो रियासत की तरफ से उनको क्या फैसिलिटीज़ हासिल हैं? थोड़ा उस पे बताइएगा। फ्री जो हेल्थ, फ्री एजुकेशन, और आपको पीने का साफ़ पानी आपकी दहलीज़ तक मिलता है। अब बिजली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। उसकी कीमतें अभी कम होने के बावजूद भी आम आदमी की रसाई में नहीं है। तो वहाँ बिजली का जो एक एवरेज बिल है वो वहाँ के 35 आरएमबी के करीब आता है। 35 आरएमबी एक घर का, और उस घर में 2 या 3 एयर कंडीशन चलते हैं। अगर कितना सर्दी, पाकिस्तानी कितना बनेगा? पाकिस्तानी पाकिस्तानी 1200-1300 रुपए, और 1200-1300 रुपए बिल आता है 2-2 3-3 एसी चला एसी के। चला के। और हीटिंग सिस्टम सर्दियों में वहाँ पे -20 तक टेम्परेचर जाता है, तो सर्दियों में हीटिंग के साथ यही बिल रहता है। कहीं कोई बहुत बढ़ गया तो आप कहने 40-50 तक जा सकता है। तो ओहो! रियासत ने इस हद तक ज़िम्मेदारी ली यानी है। 1200-1300 रुपए बिल दो और एसी चलाओ जी। जी, बिल्कुल। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर हम बीजिंग की बात करें या दीगर शहरों की, सबवे सिस्टम मौजूद है। हम लाहौर में एक लाइन देखते हैं, तो बीजिंग में अब 28 लाइन्स हैं। ओहो! तो और यानी उस 28 ऑरेंज ट्रेन्स कह लें जी, आप, बिल्कुल, मुख्तलिफ रूट्स पे लाहौर में चलती हैं। जितनी चल रही और हैं। सुबह के टाइम पे हर 10 सेकंड के बाद एक ट्रेन आती है, और जो बढ़ते-बढ़ते फिर मैक्सिमम जो दिन के पीक आवर्स आते हैं,
कि जब आप यूँ कह लें कि रश कम हो जाता है उस हवाले से पीक, तो उसमें हर 7 मिनट्स के बाद एक ट्रेन आपको दस्तयाब होती है। आप कहते हैं तालीम बिल्कुल मुफ्त है, जी, बिल्कुल। सेहत बिल्कुल मुफ्त है, जी, बिल्कुल। जितना भी इलाज होगा मुफ्त जी, होगा, बिल्कुल। तालीम मुफ्त होगी। जी, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 2-3 एसी चला के जो टोटल पाकिस्तानी रुपयों में बिल बनता है वो 1200 रुपए 1200-1300 बनता है। रुपए। जी। आप कह रहे हैं कि जो कम से कम जो उनका डेटर्स लेवल है कि अगर वो किस शख्स को अपना वो गरीब मानते हैं, जो ये पाकिस्तानी 1 लाख रुपए से कम कमा रहा हो, वो उनके नज़दीक गरीब है और वो वहाँ आप कहते हैं कोई एक भी गरीब बाकी नहीं रह गया। जी, बिल्कुल। उन्होंने गुर्बत सिफ़र कर दी है। सिफ़र कर दिया। ये बताइएगा, जो चाइनीज़ बच्चे हैं उनकी तालीम उसको किस किस्म की तालीम दी जाती है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? उसके बारे से ज़रा डिटेल में बात कीजिएगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक कैसा है? वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? किस तरह वो लोगों के अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल उनका ना बिल्कुल हमारी तरह एक चीज़ है कि जो इब्तदाई तालीम है, किंडरगार्टन की जिसे हम तालीम कहते हैं, वो बहुत महंगी है। उसमें आपने खुद पे करना है, क्योंकि अच्छा, रियासत आपको कहती है कि जब बच्चा आपका 6 साल का हो जाए तो फिर आप उसको स्कूल में लेके आएँ। अच्छा। तो इससे पहले बच्चों को, चूँकि वन चाइल्ड है, तो वो हर माँ-बाप की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, हुँ, तो उसको वो प्राइवेट तालीमी इदारों में भेजते हैं और उसकी जो ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा सरकारी स्कूल में स्टेप इन करता है तो वहाँ पे 3 मदारिज हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा एलिमेंट्री, तीसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्किल्स हैं उनमें वो अपनी सॉक्स खुद बदल सकता हो, 5 बुनियादी स्किल्स हैं। वो अंडा बॉयल कर सकता हो और वो अपने नूडल्स जो हैं वो खुद बॉयल कर सकता हो, उसमें गर्म पानी डाल सकता हो। जो प्राइमरी क्लास पास करके जाएगा तो फिर उसको समझा जाएगा कि इसने प्राइमरी कर ली है। एलिमेंट्री वाले के लिए स्किल सेट 10 पे पहुंच जाता है, उसमें 5-6 वो मील बना सकता हो, अपना टूटा हुआ बटन जो है वो स्टिच कर सकता हो। 5-6 खाने बना सकता जी, हो। बिल्कुल 5-6 खाने उसको आते हों। और फिर जब आप सेकेंडरी लेवल पे पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ आपने जाना है, उस वक़्त तक आप 15 स्किल्स आपको आनी चाहिए। उनमें एट लीस्ट 10 खाने आने चाहिए और बाकी छोटा-मोटा घर का इलेक्ट्रीशियन का काम आप कर सकते हो। ये तालीम के साथ-साथ है और तालीम में जो फ़ोकस किया जाता है वो मैथ्स, साइंस और चाइनीज़ लैंग्वेज। अब अंग्रेज़ी को डिस्करेज करने के लिए कुछ लोग, अगर हम कोविड से पहले जाएँ तो अंग्रेज़ी सीखने का एक जुनून इस कौम को चढ़ा था। तो अब उसको भी कम किया गया है कि जनाब अंग्रेज़ी ना सीखें, आप, कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने लैंग्वेजेज़ में जाना है वो लैंग्वेज सीखें। बाकी लोग अपनी नेशनल लैंग्वेज में आगे बढ़ें। अच्छा, फिर जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने लगते हैं तो पूरे चाइना में एक एग्ज़ाम होता है, वो जून के माह में होता है, उसे कहते हैं गाओ खाओ। अच्छा, इसमें पूरे चीन के जितने भी आप कह लें कि हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। फिर पूरे चीन का रिज़ल्ट एक दिन निकलता है और उसमें एक मेरिट बनता है। तारिक खान अगर फर्स्ट आए हैं वो बीजिंग में हैं और फर्स्ट यूनिवर्सिटी शंघाई में है तो फिर वो वहाँ जाएँगे पढ़ने के लिए। अगर शंघाई का एक बच्चा 20वें नंबर पर आया है और 20 नवंबर नंबर की यूनिवर्सिटी ज़ेजियांग में, तो वो वहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें कोई सिफ़ारिश नहीं है, पूरे मुल्क की मेरिट लिस्ट एक ही दिन लगती है और जनाब बच्चे अपनी-अपनी पसंद के शोबों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये बताइएगा, जो बच्चे लोग शादी करते हैं, जो चाइनीज़ नौजवान शादी करते हैं, उस शादी के लिए भी हुकूमत उनकी मदद करती है? अच्छा देखिए, शादी के लिए उस तरह से तो रियासत की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती। यानी आप समझें कि उन्हें को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो शादी की स्टेज तक पहुँचते हैं, तो उस वक़्त तक उनके पास एक अच्छी जॉब होती है। उनके पास ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं। जैसे आपने शादी करनी है और आपके पास घर बुनियादी ज़रूरत है आपकी, तो वो रियासत की तरफ से सब्सिडाइज़ घर दिया जाता है। मतलब थोड़ा समझाएँ जी, कैसा उसका सस्ता? किराया आम तौर पे, जैसे अगर मैं गया हूँ वहाँ पे तो मुझे एक घर किराए पे चाहिए, तो वो 8,000 वहाँ की जो है पाकिस्तानी, आप कह लें 3,20,000 रुपए पर मंथ पे मुझे घर मिलेगा। अच्छा। और यही चाइनीज़ के लिए भी है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब में नए हैं, चाइनीज़ सिटीज़न हैं, तो आपको वही घर 1,900 से 2,000 रुपए में मिलेगा। तो अच्छा। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। फिर अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी भी आपको फ़ौरी तौर पर बैंक से लीज़ आप करवा सकते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी इंतहाई कम है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने चाइनीज़ मुआशरे को देखा, क्या देखा आपने? आपको क्या लगता है कि यार ये बड़े यूनिक लोग हैं, बड़ी कमाल लोग हैं? थोड़ा बताइएगा चाइनीज़ मुआशरा कैसा है? डिसिप्लिन उनकी पहली खूबी है कि पूरी चीनी कौम जो है वो नज़्म व ज़ब्त के साथ रहती है। रियासत की तरफ से आए हुए हुक्म को वो अपने लिए, आप ये कह लें कि इबादत का दर्जा देते हैं। जब अच्छा। भी रियासत की तरफ से कुछ कह दिया गया कि आपने ये करना है, तो उन्होंने वही काम करना है। तो अपनी सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं। सुबह पार्क्स आपको वॉक करने वालों से, एक्सरसाइज करने वालों से भरे हुए मिलते हैं। अच्छा। इसी तरह शाम को जब
काम ख़त्म होता है तो वर्क प्लेसेस पे ही वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हम जब नए जाते हैं तो हम समझते हैं ये डांस कर रहे हैं या कुछ इस तरह, नहीं, वो एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है 30 मिनट की, वो करके फिर अपने घर की तरफ हो जाते हैं फ्रेश होके। तो नज़्म ज़ब्त उनकी ये ज़िंदगी में बताइएगा बड़ा है। कि क्या चीनी मुआशरे में जिनसी बेरारवी भी देखी है आपने? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके हवाले से जो अहम चीज़ें हैं, चीन में मैंने जैसे आपको बताया कि कभी-कभी नौजवान नस्ल में एक शौक उभरता है कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जाए। तो उसमें जो रियासत है, ख़ास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके जो थिंक टैंक्स हैं वो लम्हा बलम्हा नौजवानों को रहनुमाई फ़राहम करते हैं। ड्रेस कोड आते हैं, मसलन अभी जो रीसेंट ड्रेस कोड वहाँ पर आया था कि मर्द जो हैं वो जो शॉर्ट्स पहनेंगे वो उनके घुटनों से नीचे होनी हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, को और मौलवी जो आ गया लगता हाँ है। जी, और जो बच्चियाँ हैं वो जो स्कर्ट्स पहनेंगी उनकी लेंथ भी इससे थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। अच्छा, जी, बिल्कुल। तो इस हवाले से वो वेस्टर्न सोसाइटी से अभी बहुत दूर है। आप कहते हैं कि वहाँ नाइट क्लब्स नहीं हैं? नाइट क्लब्स हैं, वहाँ पे बार्स हैं, अच्छा, सब कुछ है। लेकिन बेहयाई और इसके दरमियान एक जो बारीक लाइन है उसको वो समझते हैं। वहाँ मौजूद है। जी, बिल्कुल। आप कहते हैं कि वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो लोगों की ज़िंदगियों तक में असरअंदाज़ हो रही है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी ना अभी जो नेक्स्ट हम गुफ्तगू करेंगे ना, मुझे ये कम्युनिस्ट पार्टी समझाएँ कि चीन का जो निज़ाम हुकूमत है वो कैसा है? ये कम्युनिस्ट पार्टी उसमें क्या किरदार अदा करती है? वहाँ पे लीडरशिप उभर के कैसे सामने आती है? थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कीजिएगा और कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी तारीख़ क्या है? ये किन-किन अदवार से गुज़री है? वहाँ पे ये कैसे सिंगल पार्टी किस तरह सिस्टम चल रहा है? देखिए, 100 साल की ये पार्टी हो चुकी है। 1921 में बनी, 2021 में इसने अपनी 7 साला तकरीबात मनाई। अच्छा, इस पार्टी की एक और खूबी बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी आपका दिल किया आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, कल आपका दिल किया किसी और जमात में जाने का, आप उस जमात में चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में अगर आपने आना है तो आप स्कूल लेवल से आएँगे। अभी अच्छा, जी बिल्कुल, स्कूल में जो बच्चा है वो पार्टी के लिए काम करना शुरू करेगा और वहाँ से आप दर्जा बदर्जा होते-होते कॉलेज और फिर अपनी कम्युनिटी लेवल पे पार्टी में शामिल होते हैं। तो पार्टी में शमूलियत जो है वो हर शख्स के बस का रोग नहीं। चीन की जो फ़ौज है वो अवामी जमहूरियत चीन की फ़ौज नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ़ौज है। फिर चीन में जो भी हुकूमत है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत है। चीन में जो करेंसी है, चीन में जो जगहें हैं, चीन में जो अमलाक हैं वो मुल्क की नहीं हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मलकियत है। अच्छा। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो पार्टी में आप बचपन से शामिल होंगे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं, ये बचपन में पार्टी में इनरोल हुए और पार्टी में इनको आगे लाने के लिए इन्हें 7 साल के लिए, जब ये कॉलेज में थे, गाँव में भेज दिया गया। सुबह पढ़ते थे, सेकंड टाइम में किसानों के साथ काम करते थे और रात में मिट्टी के एक थड़े के ऊपर सोया करते थे। 7 साल जब उन्होंने वो आजमाइश पूरी की तो फिर उसके बाद उसी सूबे में उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी बनाया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्रेनिंग जो है पार्टी की एक वर्कर के लिए कितनी ज़रूरी है। ओह हो! ये जो चाइनीज़ बच्चे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इनके वालिदैन भेजते हैं या इनका अपना डिसीजन होता है? नहीं, ये बच्चों का जो एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक पार्टी की जो क़यादत है स्कूल की वो उन्हें सेलेक्ट करती है और यकीनन वालिदैन भी यानी आप कहते हैं जो अभी चाइनीज़ के जो सदर हैं, उनको बाकायदा उन्होंने 7 साल के लिए किसी और सूबे में भेजा। अब वहाँ पे वो मिट्टी पे सोते रहे, ऐसे किसानों के साथ काम करते रहे, 7 साल तक वो एक ज़ेरे तरबियत रहे, उसके बाद उनको एक रिफ़ाइन करके उनको आला ओहदे पे लाया गया, फिर आगे एक मामला चला। जी, बिल्कुल, वहाँ से भी वो एक पार्टी सेक्रेटरी बने अपने इलाके के और उसके बाद फिर होते चीन के आप सदर के ओहदे तक पहुँचे। पूरा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और हर रुकन को ऐसा ही करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो पार्टी है इसके अरकान की तादाद इसको दुनिया की पहले तो नंबर 1 पार्टी थी, पिछले साल एक और पार्टी ने इसको रिप्लेस किया है अभी। तो मेंबरशिप बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा, जो चीन का रियासती निज़ाम है वो बुनियादी तौर पे 2 मुकन्नना के इदारों पे चलता है। एक को हम कहते हैं एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये वो इदारा है, इसमें तकरीबन 3000 के करीब लोग इसके रुकन होते हैं जो पूरे चीन से अच्छा, इलेक्ट होके पहुँचते हैं। लोग कहते हैं चीन में इलेक्शन नहीं होता, बाकायदा इलेक्शन होता है। ये 3000 अरकान पहुँचते हैं। फिर इसी तरह एक इनकी मुशावरती कौंसिल है जिसे चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसके मंदूबीन जो हैं वो भी 3500 के करीब हैं। ये भी पूरे चीन से सिलेक्ट होके आते हैं। अब जो एनपीसी के अरकान हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग होते हैं,
लेकिन जो मुशावरती कॉन्फ्रेंस है उसमें चीन की तमाम सियासी जमातों के लोग होते हैं, उसमें साइंटिस्ट होते हैं, उसमें मीडिया के लोग होते हैं, उसमें आर्टिस्ट, इवन जैकी चैन उसके मेंबर थे, उसमें आपके खिलाड़ी उसके मेंबर होते हैं, हर शोबे के माहिरीन उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं। और ये जो दोनों चीन के बड़े इदारे हैं, साल में सिर्फ एक दफ़ा इनका इजलास होता है। हम देखते हैं कौमी असम्बली का इजलास सारा साल चलता है, लेकिन वहाँ पे ये इजलास मार्च के माह में सिर्फ 5 दिन के लिए मुनक्किद होता है। उसमें पूरे साल की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और गुज़श्ता साल का रिव्यू किया जाता है और पूरे साल के लिए फिर आगे चल पड़ता है। ये जो निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे, जैसे हमारे एमएनए होता है, एमपी होता है, या कभी-कभी ये पाकिस्तान के भाग जाग जाएँ तो यूनियन कौंसिल का निज़ाम आ जाता है, जो बल्दियाती निज़ाम है। वहाँ पे चाइना का जो निज़ाम हुकूमत है, वो किस तरह ऑपरेट करता है, इस पे थोड़ी अच्छा, इसमें टाउनशिप हैं, टाउनशिप के ऊपर कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ के ऊपर प्रीफेक्चर्स हैं, प्रीफेक्चर्स के ऊपर सूबे हैं और सूबों के ऊपर फिर फेडरल गवर्नमेंट है। ज़ुबैर साहब सानू समझ नहीं आनी, सानू ज़रा गल समझाओ कि ये जो आप कम्युनिटीज़ आप किसको कह रहे हैं? टाउन्स किससे कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप ये कहना क्या चाहते हैं? ये बताएँ। अच्छा चलें, जो कम्युनिटी है वो आप यूँ कह लें कि हमारी यूनियन कौंसल, अच्छा, उसके मसावी एक इदारा है जिसमें मुकामी लोग, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और ये ऊपर चल के एक टाउनशिप बना देते हैं। आप यूँ कह लें जैसे दातागंज बख्श टाउन। ठीक है, फिर जो मुख्तलिफ टाउन है मिलके वो एक प्रीफेक्चर बना देते हैं, ठीक है, जिसको आप एक डिवीजन कह सकते हैं। ठीक है। फिर जो ये डिवीजनल 4 या 5 गवर्नमेंट्स हैं, ये मिलकर सूबाई हुकूमत तश्कील देती हैं। अच्छा, फिर सूबों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो इस तरह ये निज़ाम चलता है। लेकिन चीन के निज़ाम हुकूमत की ये खूबी है कि जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठा है, वो इतना ताकतवर नहीं है जितना कम्युनिटी में बैठा हुआ आदमी है। अच्छा। बिल्कुल, उसको अपनी कम्युनिटी की ज़रूरियात का पता है, उसको वहाँ के मसाइल का पता है। वो वसाइल के हवाले से, इख्तियार के हवाले से खुद मुख्तार है। अपनी पॉलिसी बुनियादी तौर पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो बना सकता है। तो इसी वजह से चीन में जो तरक्की है वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। ये बताएँ कि हमने चाइनीज़ मुआशरा डिस्कस कर लिया आपके साथ, फैमिली सिस्टम डिस्कस किया, एजुकेशन सिस्टम डिस्कस किया, पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस कर लिया। ये बताएँ कि चाइना में सिक्योरिटी का क्या मामलात हैं? सिक्योरिटी अच्छा, कैसे अगर है? आप इजाज़त दें तो एक गवर्नमेंट वाले जी, सिस्टम में करें। हम एक आ चीज़ जा ऐड जी, करें। करते हैं। अच्छा, चीन में एक तो हमने ये देख लिया, फिर चीन के अंदर कुछ इलाके हैं जो खुद इख्तियार इलाके हैं, जो अपनी मर्ज़ी के और मंशा के साथ चीन में शामिल हुए हैं। वो इस पूरे सिस्टम से अलग हैं। उनमें तिब्बत है, सिंकियांग है, ये चीन के खुद इख्तियार इलाके हैं। फिर चीन में 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक मुल्क 2 निज़ाम चलते हैं। उन्हें हम कहते हैं SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। उनमें हांगकांग और मकाओ शामिल हैं कि वहाँ के लोग चीनी निज़ाम का हिस्सा तो हैं, लेकिन अपने सिस्टम के मुताबिक वो चीज़ें चला रहे हैं। तो चीन का जो आप निज़ाम हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि ये मगरबी जमहूरियत से बहुत ज़्यादा आगे है। मगरबी जमहूरियत में तो एक ही सांचा है जो सबके ऊपर लगा दिया जाता है। तो चीन में हर इलाके का निज़ाम हुकूमत मुद्दा अलग-अलग है। ये है ज़ुबैर बशीर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासतदान दा पुत्तर सियासतदान नहीं बन नहीं सकता बन चीन दे सकता। विच? जी, बिल्कुल नहीं बन सकता। ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ऐसे है, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀट्यूड देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे है। मतलब ये कितने जोगा है, फिर जाके उसकी कोई बात की जाती है, उसको आगे लाया जाता है। यानी कि एक पूरा सिस्टम है भाईजान। बिल्कुल ऐसे है। ऐसा नहीं है कि मुंह चुक के सियासतदान आ रहे हैं तो पाजी फैमिली। अब मैं पाकिस्तान में हम गुफ्तगू करते हैं, हम कहते हैं यार ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज़ हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमात हो या दीगर सियासी जमातें हों या इलाकाई जमातें हों, हत्ता के जो लिंग्विस्टिक जमातें हैं, जैसे सिंध में कुछ जमातें हैं, कॉमप्रस जमातें हैं, या बलूचिस्तान में कॉमप्रस जमातें हैं। ज़ुबैर भाई वो 75 साल से वही एक खड़बोंग है, आज आके अन्ना रेवड़ियाँ अपनी नहीं वंडी जा रही है बिल्कुल सर। ऐसे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रोसेस में से गुजरना है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स के मुताबिक आप आगे बढ़ आहा, सकते हैं। अदरवाइज आप वो जिनका ना छानना बजेगा और आप आउट होते चले जाएंगे। हाय 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 हाय। अच्छा ये बताइएगा सर कि हम सियासी जमातें हमने डिस्कस कर ली, सारा कर लिया। पहले तो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में बात आई, थोड़ा सिक्योरिटी का समझाएं, जी, फिर मज़हब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फिर ठीक है। करप्शन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी का बताएं सर, जो सिक्योरिटी है ये वहाँ क्या सूरत हाल है? तारिक खान साहब, आपको चैलेंज दिया जाता है कि आपके पास 20 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे, आप जाएं अपने आप को छुपा लें। अच्छा, जब आप आवाज़ दे देंगे कि जनाब माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, 6 मिनट्स के बाद आपको कहेंगे हेलो मिस्टर तारिक, वी आर हियर।
ओहो ओहो ओहो, यानी चाइनीज कहते हैं जाओ 36 घंटे ਦਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੈ, लुक जाओ जिथे ਲੁਕ ਜਾਓ रुकना है। ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ जी ऐसे कि ਅਸੀਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ 6 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो कैसे, ये देखिए कैसे मुमकिन है? उसमें आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा यहाँ पे पूरी दुनिया में एक सवाल उठता है, हमारे साथ फॉरेनर्स भी काम करते थे, तो वो ये कहते थे कि जनाब ये तो हमारी प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो रही है, उस इन्वेड हो रही है। फिर वहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि जनाब प्राइवेसी ज़रूरी है कि सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो लोगों ने इस पे वोट किया कि नहीं, हमें अपनी सिक्योरिटी अजीज़ है। तो आपकी बिल्डिंग, आपके घर के कैमरे से लेके आपकी लिफ्ट और लिफ्ट से लेके बसों में, सड़कों पे, हर जगह पे जो सेफ सिटी वाला हमारे यहाँ कंसेप्ट अब शुरू हुआ है, तो कैमरास मौजूद हैं जिनकी मदद से आपकी सर्वेलेंस हो रही है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम इसका नाम सुन रहे हैं, वहाँ पे फेस रिकग्निशन हो या आपको पहचानने का तरीकाकार हो, वो पहले से ही काम कर रहा है। तो कैमरा देख लेता है कि जनाब ये ज़ुबैर साहब जा रहे हैं, ये तारिक साहब जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। मैं अगर कोई नकाब शकाब चढ़ा ला, आप कहीं बैठ के तो नकाब चढ़ाएंगे ना, मैं कमरे के अंदर बढ़ के चढ़ा लांगा सर। तो फिर आप जब बाहर निकलेंगे उस कमरे से तो वहाँ वो ट्रैकिंग सिस्टम आपको पकड़ लेगा। लोगों ने किया है वहाँ पे, वेस्टर्न जर्नलिस्ट जाते हैं जब किसी ट्रेनिंग पे या किसी पे, उन्होंने उन्हें चैलेंज दिया है इस तरह के ना, तो उन्होंने कहा अच्छा। हाँ जो मर्जी करें आप करके आएँ, तो उसके बाद वो आपको हेल्प मैं कर जाओ देते हैं। लब्बो घूमो फिरो, घूमो फिरें, कान लाभ लांगे। आप किसी पार्क में चले जाएं, पार्क के दूसरे दरवाजे से आप दीवार फलांग के निकल जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उनका सिस्टम इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है कि वो यार चीज़ें- वैसे ज़ुबैर साहब, ये तो बंदा फाहे लगा रहता है हर वेले यार, हर वेले मॉनिटर हो रहे हो। अच्छा फिर ये मॉनिटर करके वो बंदे की ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करते नहीं हैं? करता है। देखिए अगर तो आप किसी इलीगल एक्ट में मुलविस हैं तो फिर तो यकीनन आपके दरवाजे पे बेल होगी, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। गैर जरूर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अगर कोई उन्होंने कुछ पैरामीटर्स यकीनन रखे होंगे कि जब इन लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको वो टैप बताइए बताएं कि आप बार बार कहते हैं तारिक साहब कोविड और पोस्ट कोविड की बात करते हैं, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी मैंने डिस्कस कर ली। मुझे ये बताइएगा, चीनी किस मज़हब को मानते हैं? अच्छा चीन में देखिए मुस्लिम जो हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्रिश्चियंस मौजूद हैं, लेकिन चीन में बुनियादी तौर पे चीन मजमुआ है मुख्तलिफ कौम, 52 कौमियतें हैं यहाँ पर, 52 कौमियत 52 कौमियतें। जो सबसे बड़ी कौमियत है वो है हान। जो हान कौमियत है इनका तो कोई मज़हब नहीं है। अच्छा इनमें कुछ लोग पहले बुद्धिस्ट थे, कुछ जैन मत के मानने वाले थे, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता इस चीज़ में कमी आई है। लेकिन मुसलमान जो हैं वहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हिंदू भी कुछ हम places ज़ुबैर में भाई हैं। समझते यानी हाँ, अमूमी तौर पे जो हमारा ये तासुर है कि वो जो चाइनीज़ हैं वो किसी खुदा को नहीं मानते, ऐसा है। ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो हान कौमियत के लोग हैं। अच्छा वो नहीं मानते। आप जो हाँ मुसलमानों की हवाले से बार बार गुफ्तगू आती है आलमी मीडिया में कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको सिनकियांग सूबे में हैं क्या? सिंकियांग हाँ, जी। कि वहाँ के जो सूबे के जो लोग हैं मुसलमानों को बड़ा उनको जी वो कैंप्स में रखा जाता है। क्या है ये असल खबर, क्या है? मुसलमान तंग हैं चीन में? अच्छा देखिए मुसलमानों का जो है ना चीन में, अगर मैं बीजिंग की पहले बात करूंगा, बीजिंग शहर में कम लोगों को पता है कि 72 मसाजिद हैं। अच्छा इन 72 मसाजिद में 5 वक्त नमाज होती है। अच्छा जुमे के वक्त सड़कों पे बाकायदा लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो पहली तो चीज़ ये है। पाकिस्तानी होना है। नहीं पाकिस्तानी तो बीजिंग में कम है, बाकी जगहों पे हैं, बाकी अच्छा। जगहों पे हैं। शंघाई में जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अच्छा पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर हर मस्जिद के साथ एक बाज़ार है जिसको न्यूजिए कहते हैं, यानी गाय का बाज़ार। वहाँ पे हलाल गोश्त आपको मिलता है, गाय, बकरा, दुम्बा, जो आपने खाना है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब हैं। तो एक तो अपनी आज़ादी के साथ आप इस तरह की अपने गोश्त तक, आप अपनी खुराक तक रसाई आप हासिल कहते करते हैं हैं। मजहबी आज़ादी है। मजहबी आज़ादी है, लेकिन अब जो लिमिटेशंस हैं वो इस पे आप पूरा एक प्रोग्राम रख सकते हैं। बताएं सर, बात करें ना, आपके पास टाइम है, 4-5 मिनट लें, बताएं। जी अच्छा, अब उसमें जो हमारे यहाँ हुआ, जो 9/11 के बाद यहाँ से लोग निकले अफ़गानिस्तान से, तो उन्हें इन जगहों पर सिंकियांग के अतराफ़ में पनाह मिली। अच्छा अब इन्होंने किसी ना किसी तरह तो वहाँ पे अपना काम चलाना था, तो वहाँ पर फिर इन्होंने जो मुकामी लोग थे, यहाँ के जो मुसलमानों की एक बड़ी कौमियत है वो हैं वैगूर मुस्लिम, और दूसरे जो मुसलमान हैं वो हैं हुई मुसलमान, हुई कौमियत के मुसलमान और वैगूर कौमियत के मुसलमान। जो हुई हैं वो चीनी हैं और जो वैगूर हैं ये अपने आप को कहते हैं कि हम तुर्की से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं।
तो उन ट्रेसिस ने यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट शुरू करवा दी। तो उसकी वजह से फिर हमने बीजिंग में भी खुदकुश हमले देखे। पूरे चीन को इन्होंने लर्जा के रख दिया। ये जो टाइम था आप कह सकते हैं 2000 से ऑनवर्ड। तो उसके बाद उसको कर्ब करने के लिए वो ये कहते थे कि ये जो जंग है, हमारी रियासत ये कहती थी, ये मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान में भी इसी टाइटल के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन फिर वही बात है कि एक लंबी डिबेट है। ओवरऑल मुसलमान जो हैं वो आज़ादी के साथ वहाँ पे अपनी नमाज पढ़ ज़िंदगी सकते हैं, जी बिल्कुल नमाज पढ़ ज़कात सकते का हैं, रोज़ा सिस्टम। दे सकते, अच्छा। रोज़ा रखते हैं, ज़कात अगर आपको गरीब मिलेगा आप उसको ज़रूर दें। ये है। गरीब लबना कित्थों सर हाँ होते जी, थे। इस वक्त वाकई मुश्किल है। अच्छा हमें कुर्बानी का गोश्त बांटना मुश्किल हो जाता अच्छा था। अच्छा, जी लोग लेते ही नहीं है। लेते नहीं हैं उनको। फिर हम क्या करते थे कि उसको पका के यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स के पास चले जाते थे कि अच्छा चलो आओ यार रल के खाने हैं। अच्छा, ये तरीका है। अदरवाइज यानी गोश्त कि लेने चीन वाला में कुर्बानी का गोश्त लेने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो यार खुद साहब कुर्बानी करते हैं। हम कुर्बानी कर जी तो रहे हैं, बिल्कुल, हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे, ओहो बिल्कुल ये ओहो, चीज़। कमाल है। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, चीन के बारे में ये तासुर है कि ये तो रत्बो जाबिस खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ खा लेते हैं। इसमें क्या है, मतलब खाने की क्या हैबिट्स हैं चाइनीज के? अच्छा उसमें ना बिल्कुल जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनमें कहीं न कहीं हकीकत मौजूद है। जरा दस दियो ना। मसलन आप इन्हें देखेंगे कि बाकायदा फूड स्ट्रीट्स में बिच्छू आपको मिलेंगे, अच्छा वो आप बारबेक्यू उनका खा सकते हैं। फिर आप मेंढक, आम आपको जब आप मछली खरीदने जाते हैं, तो मेंढक आपको साथ उसी पौंड में मेंढक मौजूद है, उसी में मछली मौजूद है। कछुए का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। चूहे भी खाते हैं? चूहे कम कम लोग, जो पुराने लोग हैं वो खाते हैं, चूहे खाते हैं। लेकिन अभी नहीं। ये अच्छा फिर इसमें कोविड के बाद का जो चीन है ना उसमें तब्दीली आई। कोविड के बाद जो इस तरह की जंगली चमगादड़ भी हयात खाते हैं? सूप वगैरह में कहीं डालते थे पहले। चमगादड़ लेकिन अभी कोविड के बाद पाबंदी लगी है इस पे ना। अच्छा, कोविड के बोलने लगे। बाद जंगली हयात जो नुकसानदेह है उसको आप नहीं खा सकते। अच्छा, फिर उन्होंने चमगादड़ों पे, चूहों पर, इन चीज़ों पे इस पाबंदी तरह लगा की जो नई नस्ल है ना वो तो मैकडोनल्ड और केएफसी और इस तरह की मॉडर्न चीज़ें खाने वाली है। जो पुराने बाबे आप कह लें कि उनके जो मिथ्स यहाँ पे भी बनी हुई हैं कि जनाब ये चीज़ खाएंगे तो आप इस चीज़ से बचे रहेंगे। जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस तरह की अच्छा, चीज़ें। अब आते हैं थोड़ा-सा ये बताएँ कि चाइना के ऊपर करप्शन है? करप्शन हर उस माशरे में है जो तरक्की पजीर है। तरक्की याफ्ता माशरों में भी हमें करप्शन नज़र आती है, लेकिन करप्शन के साथ चीन में डील किस तरह किया जा रहा है। वो शख्स जिसको आप करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ लें तो उसको कैपिटल सेंटेंस मिलती है, सज़ाए मौत। अच्छा। और उसके लिए जो गोली है उसके पैसे उसके वरसा से लिए जाते हैं। ओए होए 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 तो होए! ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो करप्शन है। थोड़ा बताएँ, थोड़ा आपने कुछ मिसालें भी डिस्कस कर दें तो। बिल्कुल, इसमें कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ओहदेदार भी इसमें मुलव्वस पाए गए। फिर कुछ सरकारी ओहदेदार जिनमें बीजिंग के नायब मेयर थे, शंघाई के एक नायब मेयर थे, तो उनको बाकायदा तौर पे फिर जब गोली मारी गई तो उनके ड्राइंग रूम में खड़े करके गोली मारी गई सर में, और जो मवाद निकला वो दीवार पे यकीनन पीछे चिपका जाके, तो उसके आगे शीशा लगा दिया गया। शंघाई में हमने वो विज़िट किया ड्राइंग रूम, अच्छा। तो जो नया बंदा उनकी जगह पे ओथ लेने के लिए आया उसको उस दीवार के साथ ओथ दिलवाया गया कि जनाब ये देखें आपसे पहले ने करप्शन की थी, उसका ये अंजाम हुआ। अच्छा फिर अगर आप किसी अवामी ओहदे पर हैं और आपके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं तो आप पासपोर्ट नहीं रख सकते अब नए कानून के मुताबिक। अच्छा। जी, अगर आपने बाहर जाना है तो उसके लिए बाकायदा आपको 3 या 4 महकमों से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, फिर आप बाहर जा सकते हैं। ओहो! फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक मुहिम शुरू की, उसको नाम दिया गया चीनी में, पंजाबी में या उर्दू में आसमानी जाल का नाम दिया गया। उसके तहत 2200 के करीब वो लोग जो बड़ी करप्शन करके चीन से भाग गए थे, यूरोप, अमेरिका और दीगर जगहों पे उन्होंने पनाह ली हुई थी, उन्हें वहाँ से वापस लाया गया और लाके उन्हें अकाउंटेबल किया गया और उनको डेथ सेंटेंस मिली है। सज़ाए मौत। जी, कितने लोगों को सज़ाए मौत दी उन्होंने? ये तो फिगर तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी बड़ी करप्शन में मुलव्वस पाया जाता है उसका अंजाम फिर यही है। सुनाओ पाकिस्तानियों को, गल समझ आ रही? कोई इस तरह का काम यहाँ हो जाए तो सारी कौम ही पाए लग जानी है। ऐसे ये मुझे बताइएगा सर, ये करप्शन पे आपने गुफ्तगू कर ली, अब 2-3 चीज़ों पे। पाकिस्तान के बारे में चाइनीज़ क्या सोचते हैं? देखिए मैंने जब शुरू की हमने बातचीत, हमें वो कहते हैं बाथिए, आयरन ब्रदर्स कहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के हर लम्हे को वो इंजॉय करते हैं और पाकिस्तान पे जब कोई बुरा वक्त आता है तो वो हमसे ज़्यादा दुख का मुजाहरा या दुख का एहसास जो है उनके लहजे में होता है। प्रोफेसर थांग है, जब ये हमारी शायरा कराकरम बन रही थी तो उसमें मुतरजम की हैसियत से आए थे। 85 साल उनकी उम्र है, मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि
पाकिस्तान ने चीन का हाथ उस वक्त पकड़ा था जब दुनिया में चीन को कोई नहीं मानता था। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में चीन को जो मुस्तकिल नशिस्त है वो पाकिस्तान के मुकदमे से उन्होंने जीती। फिर मौज़ेतों को जो पहला त्यारा था वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने लिया। फिर चीन में दीवार चीन की बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताने लगूँ कि उसकी एक बुर्जी है, उसके साथ एक बोर्ड लगा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में पाकिस्तान ने वहाँ पर इमदाद दी और उस दीवार के उस हिस्से को मुरम्मत करवाया गया और वो सियाहत के लिए खोला गया। तो पाकिस्तान ने ये 80s तक पाकिस्तान चीन की मदद किया करता था। तो उन्होंने कहा कि आज जब हम तरक्की के ज़ीने तय करते हुए इतने ऊपर आ चुके हैं और हम अपने भाई का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो स्लिप हो जाता है हमारे हाथ से। तो वो ये तो कहते हैं। वो ये कहते हैं, तो हम कहते हैं आपको खुद अब सोचना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट करना होगा। आपकी कोई भी हुकूमत हो, जमहूरियत हो, गैर जमहूरी हुकूमत हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी लाएँ अपनी पॉलिसी में। आप 30 साल के लिए, आप 20 साल के लिए एक मनसूबा बना लें और उस पे चलते रहें। हम आपके साथ खड़े हैं। और चीन आपने देखा है कि हर लम्हे हमारा पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन हम खुद कहीं ना कहीं वो हाथ छुड़ा लेते हैं या हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो हालिया टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफ़र हुई है, टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुई है, इस हवाले से क्या कि कोई है मालूमात कि किस किस्म क्या वो पाकिस्तान को हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते हैं? इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसमें देखिए वो पाकिस्तान को एक तो बिल्कुल अपना भाई समझते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते बिल्कुल हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया तो उसका जो फ्लैगशिप था वो सीपैक की सूरत में हमें दिया गया। यानी जब भी वो कोई चीज़ दुनिया के लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको रखते हैं, पाकिस्तान को रखते हैं। अच्छा, जब दिफाई सलाहियत की बात आती है तो उसमें भी उन्होंने जब भी कोई नई चीज़ दिफा के हवाले से इख्तरा की है तो पाकिस्तान को उन्होंने उसकी जो तहकीक है उसमें शरीक किया है। अभी क्वांटम कम्युनिकेशन में चीन में अब काम शुरू हो चुका है। 6G तो अब पुरानी बात वहाँ होने लगी है। तो उसमें भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जो हैं उनको वो टेक्नोलॉजी के हवाले से गाइड करते हैं। फिर चीन ने जब अपना सैटेलाइट सिस्टम 2022 में लॉन्च किया, वैदू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसको मुकम्मल एक्सेस उसकी दी गई। फिर चीन के जो सैटेलाइट सिस्टम है, इससे पहले पाकसैट 1R जिसमें हम गए स्पार्को के तामुन से, या स्पार्को ने चीन के तामुन से, वो भी चीन ने मुकम्मल उसके लिए पाकिस्तान को उसमें आज़ादी दी। और यानी कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के बगैर वहाँ पे अधूरी है। हत्ता कि चीन के जो चांद की तरफ मिशन है, चांग 1 से लेके अब चांग 6 तक जा चुके हैं, तो हर मिशन में कोई ना कोई पाकिस्तानी चीज़ जाती है। पाकिस्तान का परचम वहाँ पहुँचता है, पाकिस्तान के चावल वहाँ तक पहुँचते हैं। तो पाकिस्तान को वो कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ते। ये मुझे बताइएगा कि अमेरिकन्स के हवाले से वो क्या सोचते हैं? अमेरिकन तो चीनियों के बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। चीनी जो है ना इस वक्त बन चुकी है एक बिजनेस कम्युनिटी टाइप, एक नेशन बन चुकी है। तो वो उनको अपना बेहतरीन मंडी समझते हैं। वो अमेरिकन जो मर्जी कर लें, चीन ये समझता है कि वो उनकी एक ऐसी मंडी है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। अमेरिका जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, चीन की मसनूआत के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्योंकि चीन ने 1980 में जब WTO का रुकन बना तो उसके बाद सप्लाई चेन को इतना मजबूत किया है। अमेरिका ने अभी पाबंदियां लगाई थी तो वहाँ उनकी खुद चीखें निकल गई। उस सोयाबीन पे उन्होंने बैन किया कि चीन को हम नहीं देंगे, तो उनके किसान रुल गए वहाँ पे। तो अब टेस्ला जो है चीन का अमेरिका का एक आप समझ लें फेस है। तो टेस्ला की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ शंघाई में बनती हैं। अच्छा, ये बताइएगा ज़ुबैर साहब कि चाइना में जो तजारत है, मुझे एक दिन आप डिस्कस कर रहे थे कि यार वो तो तारिक साहब वो एक यूनिक ही लोग हैं। तजारती तरक्की क्या, ट्रेड कैसे हो रही है, तजारती मंडियाँ कैसे हैं, थोड़ा समझाइएगा, उनका सप्लाई चेन कैसा है? अच्छा, सप्लाई चेन का ये आलम है कि चीन में जो भी चीज़ बनती है वो मुकम्मल तौर पर मेड इन चाइना है। अच्छा, फिर जैसे अगर टेलीफोन है तो एक गांव या जो हमने टाउनशिप की बात की थी वो सिर्फ टेलीफोन बना रहा है। एक टाउनशिप अगर सिगरेट बना रहा है तो वो सिर्फ सिगरेट बना रहा है। फिर इन सब को उन्होंने मंडियों के साथ जोड़ा है कि जो करीबी शहर है वहाँ पर एक मंडी मौजूद है और उस मंडी को सड़कों के ज़रिए रेल नेटवर्क के साथ जोड़ा है। और रेल नेटवर्क जो है इनका यूरोप तक पहुँचता है कि अगर आज बीजिंग में एक चीज़ बनी है तो वो आफ्टर 15 डेज़ यूरोप की मंडियों में होगी बाई ट्रेन। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती, उस मैन्युफैक्चरिंग को लेके जाना सस्ता और यूरोप तक और बड़ी मंडियों तक पहुंचाना सस्ता। तो इस वजह से चीन की जो मईशत है वो तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। और अब तो चीन ने ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना जो है वो वैसे ही तरक्की कर दी है।
अब चीन हाई स्पीड ट्रेन बना रहा है। चीन की जो बुलेट ट्रेन फिशिंग ट्रेन है वो जापान की बुलेट ट्रेन से बहुत आगे है। अब चीन ने मैगलेव ट्रेन बनाई है जो 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। फिर चीन ने C919 तैयारे बनाए हैं जो इस वक्त टक्कर दे रहे हैं बोइंग को और एयरबस को। फिर चीन ने अपना जो है क्रूज शिप वो अपना बना लिया है। चीन ने अपने रॉकेट्स बना लिए हैं जो मरीख तक पहुंच चुके हैं। तो जो हाईटेक इंडस्ट्री है चीन की वो भी अरूज पर है और जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? पाकिस्तान के लिए सबक ये है कि आप CPEC के समरात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस वक्त जो CPEC का फ़ेज़ है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का फ़ेज़ है। आप खुदारा यहाँ पे उनको वेलकम कीजिए। जो आपने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं उस हवाले से जो वादे थे उन्हें सिक्योरिटी देने के हमें उन्हें पूरा करना चाहिए। वहाँ पर जो उन्हें सहूलियात देने के वादे थे वो पूरे करने चाहिए। चीनी बिजनेसमैन इस वक्त जो छोटी चीज़ें बनाने वाले हैं वो तरस रहे हैं कि उन्हें दुनिया में कोई जगह मिले और वो वहाँ जाके प्लांट्स लगाएं। छोटी इंडस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रिक बाइक्स। छोटी इंडस्ट्री में सोलर पैनल्स हैं। छोटी इंडस्ट्री में आपकी पूरी ये LCDs, एयर कंडीशंस, ये छोटी इंडस्ट्रीज अब वहाँ समझी जाती हैं। तो वो बैठे हैं कि अब उसमें श्रीलंका ने बहुत फ़ायदा उठाया है। बांग्लादेश में तो ट्रेन तक बननी शुरू हो चुकी है। तो हमें इन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि इमदाद से हम नहीं चल सकते। हमें अब आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी लेनी होगी, उससे यहाँ रोज़गार भी आएगा और ज़र मुबादला भी हमारा बचेगा। आखिरी गल, मैं पाकिस्तानी को बड़ी ज़हीन कौम समझता हूँ, बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं, बजक वक्त बात करते हुए 4-5 पर्सपेक्टिव्स पे सोचते हैं। बजक वक्त अफगान वॉर भी लड़ सकते हैं और गेम भी कमा सकते हैं। क्या चीनी कौम तेज़ कौम है? चीनी कौम देखिए अपने गोल्स को अचीव करने के हवाले से तेज़ कौम है। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने काम के ऊपर। चलाक है क्या नहीं? चालाक आप कह सकते हैं कि नहीं है शायद, जिस तरह से जिन्हें हम पैरामीटर्स चालाकी के हमने रखे हुए हैं तो उस तरह के चालाक नहीं है। लेकिन अपने काम के हवाले से वो बिल्कुल उसमें फिर वो टू द पॉइंट चलते हैं। उसमें फिर आगे पीछे नहीं होते। वो फिर 1+1 = 2। आप कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है? नहीं, उस तरह से नहीं है। लेकिन अपने मैंने कहा कि अपने गोल्स से पिछड़ने वाले भी नहीं हैं साथ ना। उसके लिए फिर उन्हें किसी तरह भी उनको अचीव करना है। और वहाँ पे चीनी माशरे की एक और खूबी कि वहाँ पे हर चीज़ टारगेट ओरिएंटेड है। जो भी काम आपको दिया जाएगा, जो भी टास्क दिया जाएगा उसके साथ डेडलाइन भी दी जाएगी और वो उन्होंने मीट करनी है बाय ऑल मीन्स। हमें भी डेडलाइन मिली हुई है कि हमने 1 घंटे में ये पॉडकास्ट खत्म करना है, तो हम भी डेडलाइन मीट करेंगे। चाइना की जो कि बात हो रही है नाज़रीन, आज के इस सारी गुफ्तगू में हम ये यकीन करते हैं कि चाइनीज़ मुआशरे को समझने में, चाइना का जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने में आपको यकीनन मदद मिली होगी। इसी तरह की गुफ्तगू मज़ीद पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। ज़ुबैर भाई को दोबारा भी कभी बुलाएंगे इंशाल्लाह, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया सर। नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।